Hello students, I am Dr. Amit Bhatnagar, working as Senior Research Officer in the Department of Agronomy at GB Pant University of Agriculture and Technology, पंतनगर, उत्तराखंड। आज हम डिस्कस करेंगे 2020 में SRF एग्नोमी MSc एग्नोमी के लिए जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन हुआ था, ICAR ने जो कंडक्ट किया था, उसके पेपर में कुछ न्यूमेरिकल्स और स्टैटिस्टिकल क्वेश्चंस आए थे। तो वो पेपर इंटरनेट पे अवेलेबल है। तो उसमें जो 10 क्वेश्चंस थे, तो उन 10 क्वेश्चंस को मैंने नोट किया है और ये 10 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इन न्यूमेरिकल्स को आज हम सॉल्व करेंगे और स्टैटिक्स के क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, ताकि जो फ्यूचर में हमारे जो क्वेश्चंस आने वाले हैं उसको हम ईजिली सॉल्व कर सकें। तो देखिए 10 क्वेश्चन थे 2020 में, तो एक्सपेक्टेड यही है कि 2021 में या फ्यूचर में जो भी एग्जाम होंगे करीब 10 क्वेश्चन रहेंगे। तो 10 क्वेश्चन मीन्स 40 मार्क्स, और 40 मार्क्स से समझ लीजिए आपकी मेरिट कहाँ पहुँच सकती है। तो अगर आपको ये क्वेश्चंस क्लियर होंगे, कैसे इसको हम सॉल्व करते हैं, अगर ये आपको क्लियर हो जाएगा तो आगे आपको कोई फ्यूचर में प्रॉब्लम नहीं होगी। और मैंने अपने चैनल में एक प्लेलिस्ट में दे रखा है न्यूमेरिकल्स, उसमें मैंने न्यूमेरिकल्स दे रखे हैं, बहुत सारे मैंने वीडियो अपलोड कर रखे हैं, आप उनको भी देखिए तो आपको उनको कंसेप्ट समझ में आएगा, फार्मूले समझ में आएंगे कैसे किए जाते हैं। आज के लेक्चर में हम यही डिस्कस करेंगे, इसको कैसे सॉल्व किया जाए जो क्वेश्चंस थे, और ताकि आने वाले क्वेश्चंस को हम इजीली सॉल्व कर सकें। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर, आप इसको कंप्लीट देखिए, छोड़िए मत इसको, कि हमारा जो क्वेश्चंस हैं अगर ये हमारे सही हो गए तो हमारे सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो जाती है। तो इसमें 10 क्वेश्चंस थे और 10 क्वेश्चन में 6 क्वेश्चन जो थे वो न्यूमेरिकल्स थे और 4 क्वेश्चन स्टैटिक्स के थे। तो इनको क्वेश्चंस को देखते हैं, क्या क्या क्वेश्चंस थे, ये सॉल्व करेंगे इनको। पहला क्वेश्चन एक जनरल मैथमेटिक्स का क्वेश्चन था। ए फार्मर विशेस टू स्टार्ट ए 100 स्क्वायर मीटर रेक्टेंगुलर वेजिटेबल गार्डन। तो ये फार्मर है, एक 100 स्क्वायर मीटर का वेजिटेबल गार्डन स्टार्ट करना चाहता है। ही वॉन्ट्स टू स्टार्ट ए 100 स्क्वायर मीटर रेक्टेंगुलर वेजिटेबल गार्डन। सिंस ही हैज़ ओनली 30 मीटर बारबेड वायर, 30 मीटर बारबेड वायर, उसके पास ये इतना कटीला तार है। He fences 3 sides of the garden, letting his house compound wall act as the 4 side fencing। तो 3 तरफ से कवर करना चाहता है उस गार्डन को, और जो 4 साइड है, जो उसका हाउस है, हाउस की जो दीवार है वो फेंसिंग की तरह एक्ट करेगी। तो जो उसका फील्ड है उसको 3 तरफ से ही फेंसिंग करनी है बाई दिस 30 मीटर वायर। व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ द गार्डन? तो इसमें देखिए ये बताना है कि गार्डन का साइज क्या है। इसमें जो 4 ऑप्शन दिए हैं, तो देखिए जो गार्डन का साइज है वो रेक्टेंगुलर है, तो लेंथ और विड्थ का मल्टीप्लिकेशन 100 आएगा। तो चारों ऑप्शन जो दिए थे, 15 मीटर इंटू 6.67, 20 मीटर इंटू 5 मीटर, 30 मीटर इंटू 30 मीटर इंटू 3.33 मीटर एंड 40 मीटर इंटू 2.5 मीटर। तो इसको देखिए कैसे करेंगे, कि जो पहला ऑप्शन था इसमें देखें हम 15 मीटर इंटू 6.67 मीटर। तो ये मान लीजिए ये इसका हाउस है, ये हम इसको हाउस मान लेते हैं। मैं इसको दूसरे कलर से कर देता हूँ, पता चल जाए आपको। ये हमने इसको हाउस का वॉल मान लिया, ये हाउस वॉल है। तो यहाँ फेंसिंग नहीं करनी है, इस एरिया में फेंसिंग कहाँ करनी है, इन 3 साइड पे करनी है। तो फेंसिंग ऐसे 3 साइड से होगी। अब फेंसिंग कहाँ होती है, फेंसिंग इसके पेरीमीटर पे होगी। तो इसका मतलब ये जो लेंथ है, ये हमने मान ला ABCD, जो लेंथ होगी AB प्लस BC प्लस CD, ये लेस देन और इक्वल टू 30 होनी चाहिए। तो अगर ये 30 हो गई तो ये पूरा वायर इसमें एडजस्ट हो जाएगा। यहां फेंसिंग नहीं करनी है, ये क्वेश्चन में बताया गया है। तो इस चीज को हमें क्लियर रखना है। अब देखिए 15 मीटर अगर हम इसको लेते हैं, 15 मीटर इसको लेंगे और 6.67 इसको लेंगे, 6.67 इसको लेंगे, तो कितना हो गया 6.67 ऑलमोस्ट 13 हो गया। तो ये 13 प्लस 15 28, जो कि वायर कितना है 30 मीटर का है। तो ये डायमेंशन इसमें एडजस्ट नहीं हो रही है। दूसरा अगर हम लेते हैं 20 मीटर इंटू 5 मीटर, तो अब देखते हैं इसको 20/5 मीटर। तो 20 इसको ले लेंगे, 5 इसको ले लेंगे, 5 इसको ले लेंगे। तो देखिए 5 प्लस 20 प्लस 5 कितना हो गया, 30 हो गया। 5 इधर से लेंगे, 5 प्लस 20 प्लस 5
ये हो गया 30। तो इसका मतलब कि ये ऑप्शन सही है। तो इसकी एक जनरल मैथमेटिक्स का क्वेश्चन था, तो ये भी हमको क्लियर होनी चाहिए कि कैसे इसको हम सॉल्व करेंगे, क्योंकि एक क्वेश्चन से आपकी मेरिट बहुत ऊपर नीचे हो सकती है। द नेक्स्ट क्वेश्चन वाज, वो स्प्रिंकलर इरिगेशन की वाटर पंपिंग से पूछा गया है, एंड इट इज़ ए डिफिकल्ट क्वेश्चन। डिफिकल्ट इन सेंस दैट वी हैव टू रिमेंबर द फार्मूला। एक डिफिकल्ट उसमें हम कह सकते हैं कि कैटेगरी का क्वेश्चन है ये, लेकिन हमको फार्मूला अगर क्लियर होगा तो हमको प्रॉब्लम नहीं होगी इन क्वेश्चंस में। क्वेश्चन वाज, in a sprinkler irrigation system the required total capacity of the system is 0.005 क्यूबिक मीटर पर सेकेंड। मतलब ये इतना फ्लो रेट है उस सिस्टम में, इतना क्यूबिक मीटर पर सेकेंड इरिगेशन सिस्टम की कैपेसिटी है। द टोटल हेड रिक्वायर्ड इज 37 मीटर। टोटल हेड इज इक्वल टू 37 मीटर। अब देखिए इस क्वेश्चन का आंसर ही, या जो इसका मेथोडोलॉजी था उसी क्वेश्चन पेपर में दिया गया था। जिन बच्चों ने ध्यान से देखा होगा तो उनको वो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, और उसका आंसर भी वही था। मैं अभी आपको बताता हूं कहां था वो। डिटरमाइन द साइज ऑफ मोनो ब्लॉक पंप सेट। अब हमें पंप का एक्चुअली में हॉर्स पावर निकालनी थी कि कितने हॉर्स पावर का पंप है। एज्यूम पंप एंड मोटर इफिशियंसी 70%। मोटर पंप इफिशियंसी 70% एंड मोटर इफिशियंसी 70%। ये हमको दिया है, दोनों की इफिशियंसी 70% है, ये मोटर इफिशियंसी। तो इसका हमें साइज पता करना था कि कितना है। अब देखिए इसी में ही, इसी क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन दिया गया था जिसमें पूछा गया था वाटर हॉर्स पावर डेवलप्ड बाय ए पंप इज गिवन एज WHP। वाटर हॉर्स पावर पूछी गई है, इज इक्वल टू, उसी क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन दिया हुआ है, डिस्चार्ज इनटू टोटल हेड अगेंस्ट विच पंप इज वर्किंग। उसको नहीं लिख रहा हूं, इतना ही लिख दिया मैंने, टोटल हेड अगेंस्ट विच पंप इज वर्किंग डिवाइडेड बाय 75। तो इस क्वेश्चन में यह पूछा गया था कि इफ हेड इज इन मीटर देन डिस्चार्ज इन द फार्मूला इज। तो ये हेड मीटर में है, तो ये डिस्चार्ज देखिए, जो हम डिस्चार्ज लेते हैं वो लीटर पर सेकंड में लेते हैं, तो इसका आंसर लीटर पर सेकंड में था। तो ये क्वेश्चन दिया था और इसी क्वेश्चन के बेस पे यही न्यूमेरिकल था। तो अब इसी न्यूमेरिकल को इस फॉर्मूले से हम सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इसमें पंप इफिशियंसी और मोटर इफिशियंसी नहीं दी गई है। किसी भी चीज़ की इफिशियंसी हमें निकालनी होती है तो एक सिंपल होता है, उस इफिशियंसी से हम उसको डिवाइड कर देते हैं। तो अगर हम इसकी इफिशियंसी निकालनी है तो यहाँ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पंप इफिशियंसी से मल्टीप्लाई कर दें, डिवाइड कर दें इनटू मोटर इफिशियंसी। तो यहां आ जाएगा, देखिए डिस्चार्ज कितना दिया था, 0.005 क्यूबिक मीटर पर सेकेंड, एंड इन केस इन 1 क्यूबिक मीटर इज इक्वल टू 1000 लीटर। सो दिस डिस्चार्ज इज इक्वल टू 0.005 इंटू 1000, दैट इज 5 लीटर पर सेकेंड। अब हमें देखिए क्या करना है, यहां इसकी वैल्यू रख देनी है। डिस्चार्ज कितना है 5, टोटल हेड कितना दिया है 37, 75 फार्मूले में है, एंड इफिशियंसी इज 70%। तो देखिए इफिशियंसी को जब हम रखते हैं तो उसको डेसिमल में बना के रखते हैं, तो ये हो जाएगा 0.7 इंटू 0.7, 0.7 इंटू 0.7। अब देखिए इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमको अप्रॉक्सीमेट आंसर लाना होता है, एग्जैक्ट आंसर नहीं लाना होता है। तो इसको हम देखें तो ये अप्रॉक्सीमेट, ये इसको 2 टाइम्स डिवाइड कर दे रहा है, हालांकि 2 से ज़्यादा, लेकिन अप्रॉक्सीमेट 2 कर दे रहा है। 37 2 या 74 होगा तो उसको 2 टाइम्स कर दिया, तो ये 5 इंटू 2 इंटू, अब देखिए 0.7 इंटू 0.7 कितना हो गया 0.49, और 0.49 को हम अप्रॉक्सीमेट 0.5 माने तो 0.5 इंटू 2 कितना हो गया 1।
तो ये कितना आ गया 5। तो ये 5 हॉर्स पावर की जो है पंप साइज इसका आंसर आएगा। तो इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए एग्जैक्ट पे मत जाइए, अप्रॉक्सीमेट उसका लीजिए, क्योंकि हमें फिर ऑप्शन में उसका आंसर नजर आ जाएगा। तो ये जो क्वेश्चन था इस फार्मूले पे था, और ये फार्मूला क्वेश्चंस एक क्वेश्चन में दिया गया था। तो जिन बच्चों ने ध्यान से देखा होगा तो उन्होंने इसको सॉल्व कर लिया होगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज रेट ऑफ एट्राजिन if 3 किलोग्राम इज अप्लाइड इन 2 हेक्टर एरिया एट 50% WP। देखिए डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, इनके वीडियो में अपलोड कर चुका हूँ, आप प्ले लिस्ट में जाके इसको देख सकते हैं कि कैसे किया है। लेकिन इसमें थोड़ा सा वैल्यूज़ को चेंज कर दिया गया है और थोड़ा सा ट्रिकी कर दिया है। लेकिन हमको ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते समय ध्यान रखना चाहिए कि हम बेसिक जो फार्मूला है उसी पे ही हम क्वेश्चन सॉल्व करें, उससे घबराएं नहीं, बेसिक फार्मूले को हम रखें। तो इसमें देखिए बेसिक फार्मूला क्या होता है, एप्लीकेशन रेट का जो डोज होती है या अमाउंट होती है, डोज ऑफ हर्बिसाइड जो अप्लाई की जा रही है इज इक्वल टू एप्लीकेशन रेट क्या है उसका, किस एप्लीकेशन रेट से हमें अप्लाई करना है, मीन्स केजी पर हेक्टर क्या है उसका, डिवाइडेड बाई AI, उसमें एक्टिव इंग्रेडिएंट कितना है, देन एरिया कितना हमें कितना एरिया में उसको हमें डालना है, देन इनटू 100। ये इसका बेसिक फार्मूला है। तो अब इसमें देखिए जो दिया गया है व्हाट इज द रेट ऑफ एट्राजिन केजी पर हेक्टर, ये हमें निकालना है। इफ 3 kg इज अप्लाइड डोज ऑफ हर्बिसाइड, ये अप्लाइड डोज है, ये अप्लाइड डोज जो अप्लाई की जाती है, तो ये इट इज 3 इज इक्वल टू एप्लीकेशन रेट हमें निकालना है, एरिया कितना है इसमें 2 हेक्टर एरिया दिया है क्वेश्चन में, डिवाइडेड बाय AI इज 50% WP। तो ये देखिए EC में हो सकता है, SL में हो सकता है, किस में हो सकता है, तो इसको हम डेसिमल में रखते हैं। 50% WP है तो इसको, इसका मतलब इसमें है वेटेबल पाउडर है, केवल 50% ही इसमें एक्टिव इंग्रेडिएंट है। तो इसका मतलब इसकी AI कितनी हो गई, 50% हुई, इसकी AI 50% है, तो इसका मतलब कितना हुआ 0.5। तो 0.5, चूँकि देखिए हमको यहाँ 100 से है तो इसलिए हम इसकी वैल्यू किस में रखेंगे, पूरी वैल्यू में रख देंगे। अगर हम 100 ना रखें तो इसको हम डेसिमल में रख सकते हैं। तो यहाँ चूँकि 100 है तो इसको हमने रख दिया 50 × 100। ये ऐसे आया है कि 100 यहाँ पे रख देंगे तो ये अपना आप डेसिमल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप उसमें कंफ्यूज ना हो कि कहाँ हमें डेसिमल रखना है, कहाँ हमें पूरी वैल्यू रखनी है। जब 100 से मल्टीप्लिकेशन है तो हमें पूरी वैल्यू रखनी है। तो ये अब आ जाएगा 3 × 50/100 × 2 इज इक्वल टू एप्लीकेशन रेट। इन वैल्यूज़ को हम इधर ले आए तो ये कितना आ गया, देखिए ये 2 हो गया और ये हो गया 3/4, दैट इज 0.75। ये kg/AI में निकल आया। ये हमने बेसिक फार्मूले पे इसको स्टार्ट किया और इसी से इसका आंसर निकला, और इसका आंसर यही था 0.75। इसमें और भी दूसरे ऑप्शन दिए गए थे। तो अगर हम सिस्टम से फॉलो करेंगे फार्मूले को तो हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये भी पूछा सकता है, इसको पूछ सकते हैं, या इसको पूछ सकते हैं, इसे पूछ सकते हैं। आपको फार्मूला ध्यान रखना है कि अगर मैं पूरी वैल्यू रखनी है तो 100 से मल्टीप्लाई करना है, इस बात को ध्यान देना है। अगर इसको हम डेसिमल वैल्यू में रख रहे हैं तो इसको फिर 100 से नहीं करना है। ये हर्बिसाइड डोज पे था क्वेश्चन। इसी तरह से वैल्यूज को चेंज करके पूछा सकता है, इस साल भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं इसी तरह से। अनदर क्वेश्चन जो था सॉइल वेट पे था, ए फ्रेश सॉइल सैंपल वेइंग 100 ग्राम कंटेन्स 18% सॉइल मॉइस्चर, फाइंड आउट द ड्राई वेट ऑफ द सॉइल। जो फ्रेश वेट है उस 100 ग्राम है, सॉइल फ्रेश वेट is equal to 100 ग्राम एंड इट कंटेन 18% सॉइल मॉइस्चर। तो यहाँ देखिए सॉइल मॉइस्चर परसेंटेज इज 18, सॉइल मॉइस्चर इज 18% एंड फाइंड आउट द ड्राई वेट। तो इसका हमें वी हैव टू यूज
बेसिक फार्मूला, तो इन केस ऑफ सॉइल मॉइस्चर परसेंटेज इज इक्वल टू फ्रेश वेट FW माइनस ड्राई वेट डिवाइडेड बाई, यहाँ जो है ड्राई वेट होता है, याद रखिएगा इसको, इनटू 100. तो इन केस ऑफ सॉइल दिस फ्रेश वेट माइनस ड्राई वेट इज मॉइस्चर कंटेंट. तो मॉइस्चर कंटेंट भी दिया जा सकता था, लेकिन यहाँ मॉइस्चर कंटेंट नहीं दिया गया है, एंड इट इज डिवाइडेड बाय ड्राई वेट. बट इन केस ऑफ प्लांट सैंपल इट इज डिवाइडेड बाय फ्रेश वेट. इस बात को ध्यान रखना है. सॉइल के केस में मॉइस्चर कंटेंट निकालना है, देन डिनोमिनेटर इज ड्राई वेट. इफ इन केस ऑफ प्लांट देन डिनोमिनेटर इज फ्रेश वेट. So यहाँ here case is the soil, that's why it is divided by dry weight. Soil moisture content is 18, fresh weight is 100, dry weight we have to calculate, divided by dry weight into 100, multiply, cross multiplication, 18 dry weight, 100 into DW, 100 into 100, इस 100 को इस 100 से करेंगे, 100 into 100 माइनस DW into 100. अब इसको इधर ट्रांसपोज कर दीजिए, तो 100 DW इंटू 18 DW, देन इट इज़ 118 DW इज इक्वल टू 800 इंटू 100 एंड DW इज इक्वल टू 100 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 118. अब इसको सॉल्व कर लेंगे. तो सॉल्व करके इसको सिंपल डिवीजन से आप कर लीजिए, तो 84.74. अब जैसे ही आप 84 तक आते हैं डेसिमल मत जाइए, क्योंकि आपको ऑप्शन उसमें नज़र आ जाएगा. तो 84.7 इसका करेक्ट आंसर है. तो इस तरह देखिए, पिछला क्वेश्चन भी हमने बेसिक फार्मूले पे किया, इसको भी बेसिक फार्मूले पे सॉल्व किया. तो आपको बेसिक्स को ही ध्यान में रखना है और फार्मूले को लिखना है और उसमें उसकी वैल्यू को पुट करना है, प्रॉपर उसकी कैलकुलेशन करनी है. तो दो चीज़ों को ध्यान रखना है. फर्स्ट यू हैव टू राइट द करेक्ट फार्मूला, देन पुट द वैल्यू अकॉर्डिंगली, देन बी केयरफुल अबाउट दी कैलकुलेशन. तो अगर आपने इतना कर लिया तो आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा, नहीं तो चांस हो सकता है कि यहाँ पे आके कुछ मिस कैलकुलेशन हो जाए. तो इस बात को ध्यान रखना है. देन नेक्स्ट क्वेश्चन वाज द yield obtained from a treated plot is 20 क्विंटल. ये देखिए वीड इंडेक्स रिलेटेड क्वेश्चन है. इसमें वीड इंडेक्स पूछी गई है. ट्रीटेड प्लॉट में जो yield है दैट इज 20 क्विंटल एंड द yield obtained from a similar but untreated plot is 10 क्विंटल. अनट्रीटेड प्लॉट 10 क्विंटल. फाइंड आउट द वीड इंडेक्स. तो देखिए सारे फार्मूले बेस्ड क्वेश्चन हैं. अगर हमको फार्मूला याद है तो हम इसको इजीली कर सकते हैं, लेकिन हर तरह के देखिए क्वेश्चंस पूछे गए हैं. पंप साइज पूछा गया है, सॉइल मॉइस्चर परसेंटेज पूछा गया, हर्बिसाइड की डोज पूछी गई है, और अब इसमें देखिए वीड इंडेक्स पूछा गया है. तो वीड कंट्रोल एफिशिएंसी पूछी जा सकती है. तो अब हमको बेसिक फार्मूले याद होने चाहिए. तो वीड इंडेक्स फार्मूला इज यील्ड इन ट्रीटेड प्लॉट, yield in treated plot माइनस yield in untreated plot, जिसमें हमने कोई ट्रीटमेंट नहीं दिया है, डिवाइडेड बाई yield in treated plot. यहाँ treated plot से हम करेंगे डिवाइड इसको, yield in treated plot एंड देन इट इज मल्टीप्लाइड बाई 100. इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं. सिंपल वैल्यू हमको रखनी है और इसका हमें आंसर आ जाएगा. yield इन ट्रीटेड प्लॉट 20 माइनस 10 डिवाइडेड बाई yield इन treated plot 20 इंटू 100, दैट इज 10 अपॉन 20 इंटू 100, दैट इज 50%. सो वीड इंडेक्स इज 50%. ये इसका आंसर आएगा. तो इसमें और भी ऑप्शन दिए थे 40%, 50%, 75%, 100%. तो इस तरह से हम बेसिक फार्मूला को यूज़ करेंगे तो हमारे आंसर करेक्ट रहेंगे. अनदर क्वेश्चन वाज, इसमें
टाइम पूछा गया था हर्बिसाइड एप्लीकेशन में कितना टाइम लगेगा। इफ ए पर्सन इज वॉकिंग एट 1.5 किलोमीटर पर आवर कवरिंग ए सॉथ ऑफ 0.6 मीटर वाइड, द टाइम दैट इज टेकन फॉर स्प्रेइंग टू कवर 1 हेक्टेरिया विल बी। तो अच्छा क्वेश्चन है ये। और इसमें जो पर्सन की जो वॉक कर रहा है 1.5 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड है, इस स्पीड से ये स्प्रे कर रहा है, और जो स्प्रे की जो कवरेज है, जो विड्थ है, वो 0.6 मीटर है। ये 0.6 मीटर है, ये मान लीजिए इतना कवर करता चल रहा है इस मैनर में, और स्पीड इज़ 1.5 किलोमीटर पर आवर। तो ये पूछा जा रहा है कि 1 हेक्टर को कवर करने में कितना टाइम लगेगा। 1 हेक्टर एरिया में अगर हमें स्प्रे करना है और कवरिंग जो साइज है या एरिया है वो 0.6 मीटर तक है और स्पीड इज़ 1.5 किलोमीटर पर आवर। तो देखिए पहले हम सोचेंगे कि ऐसा डायग्राम बनाए कि 1 किलोमीटर में कहाँ तक चलेगा। देखिए अगर हम इसको 1 आवर मान लें तो 1 आवर में 1.5 किलोमीटर तक चलेगा, तो 1 आवर में केवल इतना एरिया ही कवर होगा। सो दिस इज द कवरेज ऑफ द एरिया, इतना एरिया कवर हुआ इन 1 आवर। तो कितना हो गया ये एरिया, किलोमीटर इज कन्वर्टेड इनटू मीटर, तो 1500 मीटर। सो एरिया इज इक्वल टू लेंथ 1500 इंटू 0.6, दैट इज 900 स्क्वायर मीटर एरिया। सो 900 स्क्वायर मीटर एरिया इज कवर्ड इन हाउ मच टाइम, 1 आवर। तो 1 आवर में कितना एरिया कवर हुआ, 900 स्क्वायर मीटर एरिया, and we have to cover 1 hectare area, means 10,000 square meter area. So 900 square meter area is covered in 1 hour. Then 10,000 square meter area will be covered in 1 upon 900 into 10,000. ये इसका बेसिक है, इसका 11 आवर समथिंग आ जाएगा, 11 आवर कुछ मिनट आएंगे इसके। और इसमें 11 आवर वाला केवल एक ही ऑप्शन है, 16 आवर 40 मिनट, 15 आवर 19 मिनट, 11 आवर 11 मिनट, 10 आवर 10 मिनट। तो जैसे हमारा 11 आता है बस हमारा ऑप्शन यहाँ सही हो गया, कुछ मिनट्स आएंगे, 11 मिनट आएंगे या 6 मिनट्स जो भी आएंगे। तो ये इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो हमने ये देखा प्रोसीजर क्या है। तो हम ये देखते हैं कि 1 आवर में कितना एरिया कवर हो जाएगा। तो जितनी स्पीड है, स्पीड को जो एरिया हमारा कैसा निकला, एरिया किससे निकला हमने, एरिया इन 1 आवर हम लिख सकते हैं, एरिया इन 1 आवर इज इक्वल टू स्पीड इज इक्वल टू स्पीड, ये हमें लिखनी पड़ेगी मीटर में लिखना पड़ेगा, इनटू कवरेज या विथ मीटर में, और ये हो जाएगा मीटर पर आवर में। तो हमारा एरिया किस में आ जाएगा, ये स्क्वायर मीटर में। तो हमको पता चल गया कि 1 आवर में हमने कितना एरिया कवर किया, तो कितना टाइम लगेगा किसी पर्टिकुलर एरिया को कवर करने में। तो हमको अगर ये बेसिक क्लियर है तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को ऐसे ही पूछा सकता था कि किसी एरिया को कवर करने में 11 आवर टाइम लगता है और 0.6 विथ है, तो स्प्रेइंग की स्पीड क्या है, तो बैक कैलकुलेशन करके ये आंसर हमारा आ जाता। तो इसको पूछा सकता है थोड़ा सा ट्रिकी करके। इसके बाद के जो क्वेश्चंस थे वो एरर डिग्री ऑफ फ्रीडम पे थे। एरर डिग्री ऑफ फ्रीडम पूछी गई थी इनमें। तो एरर डिग्री ऑफ फ्रीडम के अधिकतर लेक्चर में अपलोड कर चुका हूँ, आप उसको प्ले लिस्ट में स्टैटिक्स के लेक्चर में देख लीजिए। उसमें मैंने एरर डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे कैलकुलेट करी है उसको बताया है। यहाँ भी इसको मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ। द एरर डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ एन एक्सपेरिमेंट कंडक्टेड विद 6 ट्रीटमेंट एंड 6 रेप्लीकेशन। तो यहाँ जो नंबर ऑफ ट्रीटमेंट्स हैं 6 एंड नंबर ऑफ रेप्लीकेशन 6। Then question is asked under RCBD, randomized complete block design, that is also known as RBD, LSD, Latin square design, and CRD, completely randomized design, कि इन 3 डिज़ाइन में एरर डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगी। देखिए इसमें एक ही क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन को मिला दिया गया है। तो
तो इसमें हर डिज़ाइन की देखिए एरर डिग्री ऑफ फ्रीडम पूछ ली गई है। तो इसका मतलब है हर डिज़ाइन की एरर डिग्री ऑफ फ्रीडम का फार्मूला पता होना चाहिए, और वो मैंने वीडियो अपलोड कर रखे हैं, आप जरूर देखिए। और एक लेक्चर में लगा रखा है, बता रखा है उसमें कि किस कंडीशन में कौन सी डिज़ाइन यूज़ करते हैं, वो लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उसको जरूर देखिए। और स्टैटिस्टिक्स के सारे लेक्चर देखिए कि कैसे एरर डिग्री ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए अगर हम इनको फार्मूले अगर हम इनके पता हैं तो हमको इसको सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। देखिए RCBD का जो फार्मूला है दैट इज R-1 इंटू T-1। तो इसको सिंपल कर लीजिए, R-1 कितना हो गया 5, T-1 कितना हो गया 5, तो हो गया 25। LSD का थोड़ा सा अलग फार्मूला है। LSD डिज़ाइन लैटिन स्क्वायर डिज़ाइन में जो जितने ट्रीटमेंट्स होते हैं उतने ही रो बनाते हैं, उतने ही कॉलम बनाते हैं। इसमें जितने ट्रीटमेंट होते हैं उतने ही रेप्लिकेशन रखे जाते हैं। अगर हमारे पास 4 ट्रीटमेंट है तो 4 रेप्लिकेशन रखेंगे, 6 ट्रीटमेंट है तो 6 रेप्लिकेशन रखेंगे। इसी कारण से इसी क्वेश्चन में ट्रीटमेंट्स और रेप्लिकेशन को इक्वल रखा गया है। अगर ट्रीटमेंट और रेप्लिकेशन इक्वल नहीं होते तब इसमें एरर डिग्री ऑफ फ्रीडम एप्लीकेबल LSD की नहीं होती, कैलकुलेट नहीं होती। इसलिए अकॉर्डिंगली क्वेश्चन को ऐसे ही सेट किया गया है कि ट्रीटमेंट्स को इक्वल रखा गया है रेप्लिकेशन के। तो LSD में ये कंपलसरी है, तभी वो डिज़ाइन लगती है कि उसमें जितने ट्रीटमेंट होंगे उतने ही रेप्लिकेशन करने जरूरी हैं। अगर हम 8 ट्रीटमेंट को चेक कर रहे हैं तो हमको 8 रेप्लिकेशन रखने पड़ेंगे। तो LSD का जो फार्मूला है दैट इज T-1 T-1 इंटू T-2, ये ध्यान रखना है। तो इसमें देखिए T6 है तो 6 ही हम करेंगे इसको, 6 - 1 5 एंड 6 - 2 4 दैट इज 20। देन CRD इन केस ऑफ CRD फार्मूला इज T इंटू R-1। तो T कितना है 6 है, R-1 कितना हो गया 6 - 1 5 30। तो ये इनकी रिस्पेक्टिव एरर डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगी एंड दिस क्वेश्चन इज टोटली बेस्ड ऑन एरर डिग्री ऑफ फ्रीडम फार्मूला। तो ये सारे फार्मूले हमको पता होने चाहिए, इनको आप याद कर लीजिए। और ये बड़ा स्पेशल फार्मूला है T-1 इंटू T-2। और यहाँ CRD में देखिए ये T है, T-1 नहीं है, जबकि RBD में T-1 होता है। तो इस बात को भी ध्यान रखना है, RBD और CRD की एरर डिग्री ऑफ फ्रीडम में क्या डिफरेंस है। देन अनदर क्वेश्चन वाज in a 2-factor experiment with 3 and 4 levels each, where the emphasis is to be given on the interaction effect, the most suitable design will be RBD, split plot, strip plot, double split plot। डबल स्प्लिट मतलब स्प्लिट प्लॉट। देखिए जब हमको वैसे तो फैक्टोरियल RBD जो में हम जब एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसका प्रिसीजन बहुत अच्छा आता है, मेन इफेक्ट का भी, इंटरेक्शन इफेक्ट का भी। और स्प्लिट प्लॉट में मेन इफेक्ट का इंटरेक्शन जो एम्फेसिस होती है या प्रिसीजन होता है वो कम होता है, सब प्लॉट का ज़्यादा होता है। और स्ट्रिप प्लॉट हम तब करते हैं जब दोनों ही फैक्टर्स को लार्ज प्लॉट चाहिए होते हैं। तो इसमें एरर डिग्री ऑफ फ्रीडम इंटरेक्शन के लिए अलग आती है, जबकि स्प्लिट प्लॉट में सेम आती है। यह बात आपको थोड़ा थोड़ा धीरे समझ में आएगी या बाद में समझ में आएगी, या जब हम डिज़ाइन को बहुत अच्छे ढंग से पढ़ेंगे। तो जो मैंने लेक्चर अपलोड कर रखे हैं डिज़ाइन के कि उनको एनोवा कैसे बनती है, आप उन लेक्चर्स देखिए तब उसको समझ में आएगा। तो हाँ, इस बात को ध्यान रखिए कि स्ट्रिप प्लॉट STRIP स्ट्रिप प्लॉट डिज़ाइन में हॉरिजॉन्टल फैक्टर और वर्टिकल फैक्टर होते हैं, दोनों को ही लार्ज प्लॉट चाहिए होते हैं। और इसमें जो इंटरेक्शन की एरर डिग्री फ्रीडम होती है वो सेपरेट बनती है, और वो उसमें एम्फेसिस एज कंपेयर टू मेन इफेक्ट ज़्यादा दिया जाता है। और उसका जो एरर डिग्री फ्रीडम होता है इंटरेक्शन का, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, हालांकि इस क्वेश्चन में पूछा नहीं गया है लेकिन किसी में पूछा जा सकता है। स्ट्रिप प्लॉट डिज़ाइन में, स्ट्रिप प्लॉट डिज़ाइन जो इंटरेक्शन है ये C में हम कह सकते हैं, C में जाएगा। पहला हॉरिजॉन्टल फैक्टर है, दूसरा वर्टिकल फैक्टर है, तीसरा इंटरेक्शन है। ये जाएगा R-1 इंटू A-1 इंटू B-1। तो इस बात को ध्यान रखना है कि इसका एरर डिग्री ऑफ फ्रीडम पूछी जा सकती है इंटरेक्शन की। तो मेन हॉरिजॉन्टल फैक्टर की पूछ सकते हैं एरर डिग्री ऑफ फ्रीडम, वर्टिकल फैक्टर की पूछ सकते हैं और इंटरेक्शन की पूछ सकते हैं। तो स्ट्रिप प्लॉट डिज़ाइन में इंटरेक्शन की एम्फेसिस ज़्यादा दिया जाता है। ये इस डिज़ाइन का कह सकते हैं हम मेरिट है एक। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, in a fertility trial with one factor having 7 levels where fertility gradient is in 2 direction of the field, the most suitable design will be। देखिए ये जो क्वेश्चन है ये मैंने एक लेक्चर अपलोड कर रखा है कि कॉमनली यूज डिज़ाइन अंडर डिफरेंट कंडीशन।
तो मैंने उसमें बताया कि किस कंडीशन में कौन सी डिज़ाइन यूज़ करते हैं। उसमें मैंने स्ट्रिप प्लॉट डिज़ाइन के बारे में बताया है, स्प्लिट बताई है, स्प्लिट बताया है, फैक्टोरियल आरबीडी बताया है, एलएसडी बताया है, आरबीडी बताई है, सीआरडी बताई है। तो उस लेक्चर को आप देखिए, तो उसी लेक्चर से ये क्वेश्चन बन रहा है। देखिए, जब भी फर्टिलिटी ग्रेडियंट 2 डायरेक्शन में होता है वहाँ हम लैटिन स्क्वायर डिज़ाइन यूज़ करते हैं, एलएसडी यूज़ करते हैं। इस बात को ध्यान कर लीजिए, जब भी फर्टिलिटी 2 डायरेक्शन में जा रही हो वहाँ एलएसडी को ही यूज़ करेंगे, वही डिज़ाइन एप्लीकेबल होती है। Another question is the test between two population variance is done by T test, F test, Z test, arithmetic mean। देखिए, जब हम डिज़ाइन बना रहे हैं, डिज़ाइन जो मैंने अपलोड किए हैं एक्सपेरिमेंट, उसमें एनोवा बनाते हैं। एनोवा मैंने बताया कि पहले हम सोर्स ऑफ वेरिएशन रखते हैं, दूसरे पे डिग्री ऑफ फ्रीडम, तीसरे पे सम ऑफ स्क्वायर, तीसरे पे मीन सम ऑफ स्क्वायर, फिर एफ वैल्यू रखते हैं। तो ये जो एफ वैल्यू है एक्चुअली हम डिवाइड करके निकाल रहे हैं मीन स्क्वायर को, और ये जो मीन स्क्वायर होते हैं ये वेरिएंस होते हैं जहाँ सोर्स ऑफ वेरिएशन से निकल के आ रहे हैं। तो जो एफ टेस्ट होता है वो वेरिएंस के लिए होता है, और ये जो एफ टेस्ट किसने दिया था? फिशर ने दिया था। तो ये भी क्वेश्चन आया था पेपर में कि किसने दिया था वेरिएंस का कॉन्सेप्ट, वो फिशर ही हैं। तो फिशर ने टेस्ट दिया था एफ वैल्यू या एफ टेस्ट, जो हम या एफ वैल्यू निकाल रहे हैं या एफ टेस्ट कर रहे हैं वो वेरिएंस के लिए करते हैं। टी टेस्ट मीन के लिए करते हैं, स्मॉल सैंपल जब हो। जेड टेस्ट मीन के लिए करते हैं, मीन का जब हम कंपेरिजन करना हो लेकिन सैंपल बहुत लार्ज हो। और एफ टेस्ट वेरिएंस के लिए करते हैं, और अर्थमेटिक मीन तो हम एवरेज निकालने के लिए करते हैं। तो टू पॉपुलेशन वेरिएंस की जो स्टडी है या जो चेक हम जो करते हैं वो एफ टेस्ट से करते हैं। तो ये क्वेश्चंस थे जो पूछे गए थे, इनको मैंने यहाँ सॉल्व किया। आई होप ये आपको अच्छे लगे होंगे इनका सॉल्यूशन। तो इन्हीं सॉल्यूशन को आप करिए, खुद करिए इन क्वेश्चंस को, अपने आप इसको ट्राई कीजिए सॉल्व करने की, और इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। एरर डिग्री ऑफ फ्रीडम इन्हीं डिज़ाइन से पूछी जाएगी, 5-6 डिज़ाइन होती हैं, उन्हीं की एरर डिग्री ऑफ फ्रीडम पूछी जाती है। वैल्यूज को चेंज कर दिया जाता है, तो हमको पता होना चाहिए कौन सी डिज़ाइन किस कंडीशन में पूछी जाती है, इसको पूछ लिया जाता है। हमारे जो कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, वीड कंट्रोल एफिशिएंसी है, वीड इंडेक्स, इस पर क्वेश्चन होंगे, सॉइल मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी पे होंगे, मॉइस्चर कंटेंट पे होंगे। तो ये क्वेश्चंस के जो न्यूमेरिकल्स हैं वो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, आप उसको जरूर देखिए प्ले लिस्ट में, तो और आपको अच्छा समझ में आएगा। तो ये क्वेश्चंस जो पिछले साल 2020 में पूछे गए थे वो मैंने यहाँ सॉल्व की। आई होप ये आपको अच्छे लगे होंगे। आप इसको नोट करें, खुद एक बार फिर सॉल्व करें अपने आप, और ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।